नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज पूरी जानकारी देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती के लिए। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, सीटों की संख्या के बारे में बताएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको पता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा। जो लोग पेट का फॉर्म नहीं भरे हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द कोर्ट से स्टे ले लेंगे जिससे ये फॉर्म तो रोक दिया जाएगा और पेट हटेगा या पेट के लिए मौका दिया जाएगा। इस तरह से कुछ हम लोग कोशिश में है कि हो जाए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पेट दिए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन जो लोग पेट नहीं दिए हैं उनके विषय में आप न बोले, संयम रखें। आपको फॉर्म भी भरने का मौका मिलेगा, आपको हो सकता है नौकरी भी मिल जाए, लेकिन जो भी फॉर्म आए सभी के अनुकूल हो। CITS अनिवार्य है, सभी के लिए है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने CTI किया है। आपने जितना मेहनत किया है सभी लोगों ने उतना ही मेहनत किया है। सभी लोग बंगलोर, चेन्नई भी, हैदराबाद गए हैं, आप भी गए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नियमावली 2022 में आई है, कैबिनेट से अप्रूवल 2022 में मिला है और पेट का एग्जाम अगस्त में हुआ है 2021 में। तो बिना नियमावली या बिना कोई टर्म कंडीशन के, बिना कोई ऑफिशियल नोटिस के, हम लोग भगवान के तो भाई नहीं है कि पता चल जाएगा पेट लागू है। और माननीय सचिव साहब का ट्वीट आया था सितंबर में, जब पेट का एग्जाम हो गया तब उन्होंने ट्वीट किया था कि पेट लागू रहेगा इंस्ट्रक्टर बहाली में। तो पेट के एग्जाम के बाद ट्वीट क्यों किए थे? पहले कर देना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या सरकारी काम अब ट्वीट के माध्यम से होंगी या ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा? तो ट्वीट को लेकर बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्वीट किया गया था। अरे ट्वीट से क्या होता है? ऑफिशियल नोटिस है, नहीं है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग भी, और बच्चों सबके अनुकूल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी प्रयास में ये अभी जो वेबसाइट आपके सामने खुला है, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वेबसाइट है जिसका डोमेन नेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं upSSC.gov.in। इस पर जाइएगा तो ये पेज खुल जाएगा और यहाँ से जो नोटिस आया है आज, यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड के नीचे देखिए 6/1/2022 आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF का। मैंने इसका PDF डाउनलोड कर लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 जनवरी है और लास्ट डेट 2 फरवरी है, ठीक है। और इसमें आवेदन की संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी रखा गया है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि पेट अनिवार्य है, ठीक है। इसमें पेट अनिवार्य है, यहाँ पर दिया गया कि वहीं लोग फॉर्म भर सकते हैं जो पेट का परीक्षा दिए, जिनके पास पेट का स्कोर कार्ड है, और लॉगिन भी पेट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से होगा। तो बाकी लोग इसमें लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। टोटल बहाली कितना है? 2504 है, ठीक है। अब आगे आपको अब पेट नहीं दिए फिर भी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आगे यही नोटिफिकेशन रहेगा। तो पूरी बात को समझ लीजिए, उसके अनुसार तैयार हो जाइए, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की बहाली है। एक बहाली है ITI के लिए, एक है डिप्लोमा बीटेक के लिए, ठीक है। 2 भागों में बहाली जारी किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है अलग अलग पदों के लिए, तो सभी पदों पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन उस तरह का है तो, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात है जिनके पास डबल क्वालिफिकेशन है, या कह सकते हैं जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ऑफलाइन इसमें कुछ फीस शुल्क, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ पे फी आपसे मांगा गया है। इसमें देख सकते हैं पहला जो नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और यहाँ पर देखिए आवेदन फीस शुल्क 0 लिखा गया है। सब में 0 है, टोटल श्रेणी में 0 रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि ये आवेदन शुल्क आपको एग्जाम से पहले फिर से सबमिट करना होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है। अभी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जा रहा है, जो नेट का खर्च है वो आपसे लिया जा रहा है, जो सभी के लिए 25 रुपया है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि हमने जो परीक्षा शुल्क है वो जमा कर दिया गया है। ये केवल ऑनलाइन आवेदन शुल्क लिया गया है, परीक्षा शुल्क आपसे बाद में लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। टोटल नोटिफिकेशन में जो मुख्य बात है वो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है ये वाला, एक से अधिक व्यवसाय के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क का भुगतान करना होगा। एक से ज़्यादा पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास उस तरह का क्वालिफिकेशन है तो। लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो केवल और केवल एक बार ही जमा करना है, मतलब 25 रुपया ही आपको जमा करना है। दोबारा देख लीजिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको उस समय पेमेंट करना होगा, किसके लिए? ऑनलाइन परीक्षा के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए परीक्षार्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले परीक्षा शुल्क के लोग फीस से आपसे लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो परीक्षा शुल्क नहीं जमा करेगा उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो उस समय भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, पदों का विवरण दिया गया है, सारणी 1 में पदों का विवरण है। इसमें विभाग का नाम है क्या है? प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश। ठीक है, पद का नाम क्या है? अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर की बहाली है। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो मैट्रिक लेवल 6 है। ठीक है, और इसमें जो आपका सैलरी का जो रेंज दिया है 35,400 से लेकर 1,12,400। लेकिन यहाँ पे जो मंत्री जी बताए थे या पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला था उसमें पे ग्रेड 7 था, लेकिन यहाँ पर 6 बताया जा रहा है, तो हो सकता है इसमें संशोधन किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, मतलब अनारक्षित, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो टोटल सीटों की संख्या कितना है? 1042 है, 1042 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 526 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 681 है, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 211 है यहाँ पे। और बात करें हम टोटल सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सीटों की संख्या 2504 है। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या कितना है? 2504। आइए हम लोग अब समझते हैं यहाँ पे अनिवार्य अहर्ता, शैक्षणिक एवं तकनीकी अहर्ता, मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, और नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, अगर आपने उत्तर प्रदेश से 10th पास किया है या मतलब ये नहीं भी किया है, तो सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री रखी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पूरे भारत में किसी भी कहीं भी सरकारी इंस्टीट्यूट से या मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर आपने 10th पास किया हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया इत्यादि से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब पूरे भारत के लोग इस योग्यता को अगर रखते हैं तो फॉर्म अप्लाई। दूसरे नंबर पर है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे विभिन्न व्यवसाय के लिए आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसाय से जो CITS कोर्स कराए जा रहे हैं, उस CITS कोर्स यहाँ होना अनिवार्य है। 1 वर्षीय जो CITS कोर्स कराया जाता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत, वो कोर्स अगर आप किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्वालिफिकेशन के बारे में आप समझ गए। अगर आप ITI हैं, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास किए होना चाहिए, चाहे 10th आप उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किए हैं या CBSE से या बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से। ठीक है, तीसरा आपके पास CITS क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, अगर नहीं है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम अनुभव का भी जिक्र कर लेते हैं, आगे करेंगे, लेकिन फिर यहीं पे हम कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस समझ लीजिए, ITI के लिए अगर आप ITI और CTI हैं, अगर आप ITI के साथ CTI किए हैं तो 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस किसी संस्थान जो एजुकेशनल संस्थान है वहाँ से या किसी फैक्ट्री और कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करें अगर डिप्लोमा है आप, अगर आप डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा अगर आप बीटेक हैं, अगर आप बीटेक हैं तो आपको यहाँ पे 1 साल का अनुभव होना जरूरी है, और ये अनुभव आपके जो ट्रेड है, आपका जो ब्रांच है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस आप लेंगे वो किसी मान्यता प्राप्त कंपनी या संस्थान से हो, तभी यहाँ पे ये मान्य किया जाएगा। दिया गया एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा है
के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड होना और विधिमान TIN या TAN संख्या होना आवश्यक है। हर संस्थान के पास, जो औद्योगिक संस्थान है, कंपनी है, हर कंपनी का अपना एक TIN नंबर होता है। ये नहीं भी होगा तो रजिस्टर्ड होगा। बहुत सारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर मगर रजिस्टर्ड है, उसके पास GST है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, TIN नंबर सबके पास होता है, ये नंबर उस पर लिखवा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, संस्थानों से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अनुभव लेना है। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। अगर आप अनुभव लेते हैं, चाहे आप कारखाना से लेते हैं, कंपनी से लेते हैं, किसी एजुकेशनल संस्थान से लेते हैं, जैसे ITI, डिप्लोमा, BTech कॉलेज से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, दो बातों को ध्यान रखना होगा कि आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो पास होने के बाद, मतलब फाइनल रिजल्ट होने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है और आपका एक्सपीरियंस है, तब नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर आपके मार्कशीट में एग्जाम डेट लिखा हुआ है या फाइनल परीक्षा का जिक्र किया गया है कि आपका एग्जाम कब हुआ था, इसके बाद भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि रिजल्ट आने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद अगर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना होना चाहिए कि आपका रिजल्ट का डेट जो मार्कशीट में मेंशन किया गया है, जो सेशन मेंशन किया गया, उसके बाद भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद ही एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मान्य होगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उस पे 2-3 चीजें मेंशन होना काफी आवश्यक है। पहला कि कार्य की प्रकृति, मतलब कि नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का वहां काम कर रहे थे, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर लिखा होना चाहिए। एज ए इंस्ट्रक्टर थे, एज ए टेक्नीशियन थे, क्या थे वहां पे, एज ए इंजीनियर थे, कुछ तो होंगे, कोई भी पद होगा, पद का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, कार्य की प्रकृति क्या है, क्या काम वहां कर रहे थे, तो जो आपका पद होता है उसी के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य की अवधि, आपका कार्य की अवधि क्या है, कब से कब तक, इस तरह का एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि आपका कार्य करने का जो ड्यूरेशन है, कब तक वहां काम किए हैं। ठीक है, उसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए संदत वेतन अतिविष्ट होना आवश्यक है। उसमें अगर वेतन लिखा जाना भी आवश्यक है। यहाँ पे लिखा है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपका वेतन कितना था, पे स्केल क्या था वहां पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें देखने को मिलता है सभी लोगों को, उसमें वेतन का जिक्र नहीं रहता है, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वेतन नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 चीजें होनी चाहिए, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, और कार्य की अवधि, मतलब कितने दिन तक काम किए हैं। ठीक है, ये नहीं है तो डलवा लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आपसे न्यू और फ्रेश एक्सपीरियंस मांगेगा, जिसमें आपको वेतन के जिक्र करवाना होगा। ठीक है, तो करवा सकते हैं, नहीं तो अलग से एक वेतन का जो आपका पे स्केल होता है उसके लिए वहाँ से एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है, उस अपॉइंटमेंट लेटर में वेतन का भी जिक्र किया रहता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी इसके साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, 2 चीज़ें काफ़ी मस्ट है, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, और ड्यूरेशन, कब से कब तक काम किए हैं, और आपके पास अगर उसमें वेतन का जिक्र किया गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन वो ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वेतन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेंशन होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे। अगर आपको डाउट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में तो मेरा एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे एक्सपीरियंस के बारे में, अभिषेक राज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं एज का। एज यहाँ पर दिया गया है जुलाई में आपका 21 साल होना चाहिए, मतलब जिस साल बहाली आई हो उस साल जुलाई महीने से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो ये बहाली आई है 2022 में, तो जुलाई 2022 से लेकर आपका एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब जिसका एज की काउंटिंग कब से किया जाएगा, जुलाई से किया जाएगा, जुलाई 2022 से, और जुलाई 2022 में आपका एज 21 साल होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, और 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। इसी की बीच में अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति हैं, आरक्षण वाले लोग हैं, उनको एज में छूट दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है,
आइए अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में कि आपका चयन कैसे किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे लिखा गया है लिखित परीक्षा, ठीक है, और ये लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। इसमें कुछ चीजें का जिक्र किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा कितने का होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिक्र किया गया, उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क और ख समझ लीजिए। सबसे यहाँ पे जो CITS के लोग हैं, CITS जिनके पास CITS की डिग्री है, इसका 20% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा, यहाँ पे लिखित परीक्षा का 80% वेटेज रहेगा, मतलब 100 नंबर का परीक्षा होगा, ठीक है। और जितना नंबर लाइएगा उसका 80% आपको दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आप 70 नंबर लाते हैं तो 70 नंबर में 0.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको 56 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 0.8 से आपका मार्क्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, जितना नंबर 100 में से लाइएगा लिखित परीक्षा में, ठीक है। और इसके बाद CITS में जितना नंबर होगा उसमें 20% दिया जाएगा। मान लीजिए आपका CITS में 70% है, तो इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर दिए जाएंगे, मतलब 14 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए लिखित परीक्षा कैसे होगा, चयन का आधार क्या होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या होगा, जो लिखित परीक्षा होगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। देखिए, लिखित परीक्षा हेतु योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की तिथि के संबंध में अलग से नोटिस जारी करेगा। अभी जो फिलहाल 15 और 16 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के बारे में, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को काफी वेटेज दिया गया है। 60% एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आएंगे जो आपका ITI में एक सब्जेक्ट होता है, और बाकी के 40% जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। इस तरह से 40% अलग से रहेंगे और 60% आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाएंगे। अभी का जो 2015-16 वाले बहाली में दिया गया है, इसमें क्या रहेगा इसका जानकारी अभी नहीं दिया गया है। पिछला जो बहाली अभी हो रही है 15-16 की भी बहाली हो रही है, मतलब वैकेंसी जो आई है उसका लिखित परीक्षा होने वाला है, उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस आई होप कि इसमें लागू हो सकता है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है 60 नंबर का, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो ITI में एक सब्जेक्ट होता है उसे 60 नंबर से पूछेगा। और बाकी के जो 40 नंबर होंगे जिसमें जनरल नॉलेज, यूपी के जनरल नॉलेज, मैथ्स कुछ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इस तमाम तरह का ऐसा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में वीडियो हम बना देंगे अलग से। तो इस तरह का सिलेबस हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ लीजिए। परीक्षा के विषय में विशेष नोट लिखा गया है। विशेष नोट ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पे जो बहाली होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत बनाई जाएगी। मतलब अगर 3-4 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो सारे में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। हो सकता है नहीं भी लागू हो, क्योंकि लिखा है कि आयोग डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे आरक्षण की बात किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के देख लीजिएगा जो आरक्षण में आते हैं। चलिए आइए बात करेंगे अब सीटों की संख्या के बारे में। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है, इस टेबल में सीटों की संख्या कितना है वो बताया गया है। तो टेबल 2 भागों में है, 2 भागों में दिया गया है। एक भाग है ITI के लिए और एक भाग है डिप्लोमा BTech के लिए। इधर वाला जो भाग है मेरे तरफ वाला ये ITI के लिए और उधर वाला जो भाग है डिप्लोमा के लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताते हैं। पहला, यहाँ पर पहला देख लीजिए, फिटर है, ठीक है, मतलब इधर वाले हम बात कर रहे हैं ITI के लिए, ठीक है। ये सीटों की संख्या किसके लिए, जो ITI के उनके लिए इधर वाला है। तो पहला पोस्ट है फिटर का। फिटर में टोटल पद कितना है, 146 है। टोटल कितना है, 146 है। और 146 में से 23 पद किसके लिए, सामान्य के लिए, 11 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 2 है अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है, EWS के लिए 5 है, कुल कितना है, 55 है। ये ITI के लिए खत्म हो गया। 146 में से 55 जो पद है वो ITI क्वालिफिकेशन वालों के लिए है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए उधर वाला जो है, मतलब ये कुल पद के बाद ये कुल 55 हो गया ITI के लिए। अब इधर डिप्लोमा BTech के लिए दिया गया है 149 में से 55 हो गया ITI के लिए। अब इधर वाला जो है ये किसके लिए है, डिप्लोमा और BTech। 37 है किसके लिए, सामान्य के लिए, 18 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 25, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 9, कुल 91 पद है। और इसके अलावा इधर विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, महिला इत्यादि के लिए दिया गया है, ठीक है।
तो 91 जो पद है वो बीटेक डिप्लोमा के लिए है और 55 जो पद है किसके लिए है, जो IITI किए हुए हैं। और बाकी इसमें महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी अलग से इसमें टेबल बनाया गया है। तो इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं कि 50% जो सीटें हैं वो IITI के लिए है और 50% जो सीटें हैं बीटेक डिप्लोमा के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह इस टेबल में जो ट्रेड है अवेलेबल है, जिसके लिए बहाली आ रही है, उसका पूरा जिक्र यहाँ पे दिया गया है। ये ट्रेड का नाम रहा, जिस भी ट्रेड से आप है तो उसमें आपको अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे पाला फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिस्ट मोटर, मैकेनिस्ट डीजल इंजन, पेंटर, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन सिविल, RAC, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सीटों की संख्या यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पर आएंगे। यहाँ पर दिया गया है, देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के बाद क्या है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 228 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक 248 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 37 है, स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 41 है, कस्टमोलॉजी के लिए 140 है, सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए 78 है, ड्रेस मेकिंग के लिए 54 है, फैशन डिजाइनिंग के लिए 80 है, कोपा के लिए 115 है, सरफेस और मेंटेनेंस के लिए 14 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सीट मीटर वर्कर्स के लिए 6 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 12 है, फाउंड्री मैन के लिए 3 है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो टूल एंड डाई मेकर के लिए 3 है, कारपेंटर के लिए 4 है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 26 है, मैकेनिक एग्रीकल्चर के लिए 2 है, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए 9 है, वायरमैन के लिए 72 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 4 है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए 1 है, स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 4 है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए 6 है, मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए 3 है। तो ये तमाम नाम है, आप देख लीजिए हम कितना बोले, टोटल यहाँ पर देखेंगे तो नंबर 54 गो है, 54 गो ट्रेड में ये बहाली है। टोटल IITI के 54 ट्रेडों के लिए बहाली निकाली गई है और सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। हम थक गए हैं बोलते बोलते, आप यहाँ पे पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहाली होने वाला है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 80 से 90% लोग हैं जो CITS किए हैं लेकिन पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं। और ये आप लोगों की गलती नहीं है, गलती सरकार की मिस्टेक है। अगर ये जारी किया गया है विज्ञापन, इससे पहले एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि सभी लोगों को पेट का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि उस समय जो नियमावली था उसमें पेट का जिक्र नहीं था। या इसमें सबको फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए और पेट का एग्जाम बाद में ले लेता। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ट्विटर पे सभी लोग आ जाइए और ट्वीट करने का प्रयास कीजिए। आज भी ट्वीट होगा, कल भी होगा, और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और ट्वीट जरूर कीजिएगा। अगर हमें आप फॉलो किए हैं तो रीट्वीट करते रहिए, क्योंकि लगातार ट्वीट करना होगा, कोर्ट जाना होगा, बहुत सारी प्रक्रिया अपनानी होगी, तब जाकर हम लोगों को मौका मिल सकता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार।